हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा जिस समय भी आप लोग वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि आज पहला वीडियो है। टॉपिक की अगर मैं बात करूं, टॉपिक क्या है, आज मैं चैप्टर नंबर 2 हमारे पास में क्लास 12 का जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। वैसे इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर तो अगर मैं कहने की बात ये डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज में घुसाऊँ कुछ चीज़ें बता करके, तो ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, यानी कहने की बात ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसका बेसिक्स जो है वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किताब से क्वेश्चन आपको मिला तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी हाथ मतलब थोड़ा सा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, हल्का फुल्का कहीं भी थोड़ा सा बदल गया, तो आपकी बैटरी वहीं डाउन हो जाएगी। क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बेसिक्स को अगर मजबूत करके चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप ना हल कर सको, क्योंकि उसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट आपको थोड़े से फॉर्मूले बता करके, थोड़ी ट्रिक बता करके लेके चलूँ तो सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। लेकिन अगर बाहर से कोई आएगा तब की मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है टॉपिक प्रतिलोम वृत्तीय फलन, और आज मैं इसका जो है आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। 2 वीडियो की बजाय इसकी भले ही 5 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो, 5 वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरी वीडियोज को एक एक करके देखेगा तो वो समझे मैं आएगा उसको कि हाँ यार इसका बेसिक क्या है। फिर क्वेश्चन कहीं किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आपके सामने कुछ भी कठिन नहीं रहेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। आपके पास में अगर मैं इसके टाइटल पे जाऊं, कहने की बात यह है कि इसका जो नाम है चैप्टर का, जो कि मैंने रफ कर चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। चैप्टर का जो नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूं त्रिकोणमितीय फलन की। थोड़ा बेसिक समझते हैं ना, त्रिकोणमिति, ठीक है, मितीय आपके पास में। अगर हम फलन की बात करें, इट मीन्स ये त्रिकोणमितीय फलन होते क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब आपके पास में है जो त्रिकोणमिति अनुपात थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशोज थे वो कितने थे, जो आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं। हमारे पास में 6 होते थे, राइट। एक तो साइन होता था, ठीक है, कॉस होता था, ठीक है, टेन होता था, बिल्कुल ठीक बात है, कॉट होता था, ठीक है, आपके पास सेक होता था और कोसेक होता था, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे। अब इन्हीं को हम लोग किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, हम इनको फलन बना करके हम पढ़ेंगे। वैसे इनको फलन बना करके हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट आपके सामने पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा रिपीट करना जरूरी रहता है, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम प्रतिलोम जब हम पढ़ेंगे तो पीछे से थोड़ा रिलेट करना जरूरी रहेगा। हम थोड़ी सी अगर बात करें, चूँकि ये कहा गया है कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक जो है ये सब फलन है, ठीक है, बिल्कुल फलन है, ठीक है। अगर किसी ने फलन वाला चैप्टर जो अध्याय 1 था, चैप्टर 1 था, जिसकी 16 वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, ठीक है, उसको समझा होगा तो फलन वो अच्छे से समझता होगा कि फलन कब होता है कब नहीं होता, कौन सी कंडीशंस होती हैं कि फलन होने की या नहीं होने की। अब जब हम इसको कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति फलन है, ठीक है, इट मीन्स ये जो 6 के 6 लोग हैं, ये 6 के 6 जो हैं ये फलन की उस कंडीशन को फुलफिल करते होंगे, यानी कि वो फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करते हैं जिसके लिए जरूरी है, जो जरूरी है फलन के लिए कि फलन होना जरूरी है। वो कंडीशन क्या थी, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। वो कंडीशन थी हमारे पास में कि कोई भी फलन होता है आपके पास में, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, इसको प्रांत, इसको सहप्रांत, यानी इसको डोमेन बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखें इंग्लिश में भी, और इसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है ना आपके पास में। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं एक सेट से, ये सेट सपोज ए है, सपोज बी है, इसके बीच में अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन होता तो आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता था। अगर कोई फंक्शन होता था तो वो 2 चीज़ें क्या थी कि इधर के सभी एलिमेंट्स, इधर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, वो मैंने बहुत अच्छे से बेटे पिछली वीडियोज़ में समझाया है, ठीक है। इधर के सभी एलिमेंट इधर से कॉन्टेक्ट रखेंगे, ठीक है। इधर जितने भी एलिमेंट होंगे आपके पास में, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि इधर की तरफ कोई एलिमेंट बच जाए कि जो इधर यानी कि कोडोमेन के किसी अवयव से संबंध ना रखे। तो पहली कंडीशन तो ये होती थी किसी भी फलन के बारे में कि वो फलन होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास में क्या होती थी कि हमारे पास ये होता था, ध्यान से देखिएगा, कि इधर के 2 एलिमेंट्स, ठीक है,
दो एलिमेंट्स नहीं, इधर का एक एलिमेंट अगर हम बात करें, इधर का जो एक एलिमेंट होगा कभी भी इधर के दो एलिमेंट से कांटेक्ट नहीं रखेगा, या ये कह सकते हैं कि इधर के एक एलिमेंट के दो प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। यानी फलन वाले केस में ये कंडीशन कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती थी कि एक एलिमेंट की अगर दो इमेजेस आपको प्राप्त हो तो हम इसको फलन नहीं कहते थे। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता था, ये पॉसिबल था कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन जाती थी या दो से अधिक एलिमेंट्स की एक इमेज बन जाती थी। तो ये जो कंडीशंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ फलन होने वाली, वैसे ये मैंने बेटे अपने संबंध और फलन का जो चैप्टर है उसमें बहुत भरपूर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। 16 वीडियोज़ हैं चैनल पे ही हैं। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो संबंध की जो आपकी फलन की जो कंडीशंस होती हैं, ये 6 के 6 लोग जो है ना, ये 6 कोसाइन, ठीक है, टेन कोट सेक कोसेक जो है, ये फलन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इसी वजह से हम इनको फलन बोल देते हैं, इनको त्रिकोणमिति फलन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम अपने थोड़ी सी एक स्टेप और आगे जाते हैं। जब ये फलन हैं, ठीक है, जब ये फलन हैं, साइन भी एक फलन है, कोस भी एक फलन है, टेन भी एक फलन है, कोट भी, सेक भी और कोसेक भी, तो ठीक है, तो समझने वाली बात, सोचने वाली बात ये है, तो इनकी बेटे प्रांत, सहप्रांत, रेंज, ठीक है, यानी कि आपके पास में क्या डोमेन, कोडोमेन भी होंगे, रेंज भी होगी इनकी। हम डिस्कस करते हैं किसी फलन के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो उसके हम डोमेन की भी बात करते हैं, उसके कोडोमेन की भी बात करते हैं, क्योंकि दो ही सेट के बीच में कोई भी फलन परिभाषित होता है। बिल्कुल, तो इसी तरीके से हमारे पास में बेटे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक की भी आपके सामने डोमेन भी होगी, कोडोमेन भी होगी, रेंज भी होगी आपके पास में। तो उसको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको आप अच्छे से दिमाग में डाल लेते हो तो फिर जो चैप्टर हमारा आज क्लास 12 का शुरू में करने जा रहा हूँ उसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें बाकी नहीं रहती। उसी से जोड़ करके हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और चैप्टर को बेसिक भी मजबूत हो जाएगा और एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं इनकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। चलिए थोड़ा बोर्ड रफ कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा यहीं पे लिख करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगर सबसे पहले बेटे हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे लिख के चलता हूँ, जैसे मेरे पास साइन है, ठीक है, साइन की अगर मैं बात करूँ, साइन एक फंक्शन है, आप ऐसे लिखते थे ना, फंक्शन सेट ए टू बी, राइट। तो इस बार हम किसके यहाँ एफ की जगह किसको कंसीडर करके चलेंगे, साइन को। साइन एक फंक्शन है आपके पास में, तो ये इसका डोमेन आपके पास में इधर की तरफ कोडोमेन आता था, ठीक है, या रेंज जो आप कह सकते हो, ठीक है। तो साइन कहाँ से कहाँ तक ये डिफाइन था, हम लोगों को पता है कि जो साइन का जो आपके पास में डोमेन रहता है वो रियल नंबर रहता है, यानी कहने की बात वास्तविक संख्या रहता है। और हमारे पास में जो निकल करके चीज़ आती है, ठीक है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक की इसकी रेंज बनती है आपके पास में, परिसर बनता है, यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ निकल करके आती हैं साइन की, आप कोई भी रियल नंबर इसमें रखोगे, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये, जैसे साइन थीटा आप कंसीडर साइन एक्स लेकर के चलते थे, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको जो वैल्यू निकल करके आएगी वो इसी इंटरवल में से निकल के आएगी, क्लोज इंटरवल 1 और 1 में से। ये 100% है। आप लोग कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल उठा लीजिए, उसमें आप मुझे बता दीजिए -1 से छोटी वैल्यूज मिलती हैं कभी नहीं, 1 से बड़ी कभी वैल्यू मिलती है नहीं, हमेशा इनके बीच की और इनके बराबर ही वैल्यूज मिलती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो साइन हमारे पास में है उसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, प्रांत, और उसका जो हमारे पास में रेंज है, यानी वो कहाँ तक डिफाइन होता है, कहाँ तक परिभाषित होता है, वो -1 से 1 तक परिभाषित होता है। इसको बिल्कुल दिमाग में आप लोग रख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कोस की, कोस भी इसी का भाई है, बिल्कुल सेम, कोस भी फंक्शन रियल नंबर से, इसकी भी रेंज आपके पास में जो परिसर बनता है वो भी -1 से 1 क्लोज इंटरवल बनता है। क्लोज इंटरवल आप समझते होंगे, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को पता हो क्लोज इंटरवल। अगर नहीं पता है बेटा तो इसका मतलब है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये दो ब्रैकेट होते हैं, या अगर ऐसा लगेगा, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल है, ऐसा लगेगा तो ओपन इंटरवल है, आप लोगों को पता है। इसको हम दूसरे, इसका एक नोटेशन और होता है, ये ऐसा आपके पास में, यानी कि उल्टा वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं कि वो वैल्यूज़ भी लेनी हैं, जैसे इसमें -1 और 1 दी गई हैं तो वो वैल्यूज़ भी आपके पास में आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर कभी ये ब्रैकेट होता तो ये कहा जाता कि ये वैल्यूज़ ना करके इनके बीच की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो ये ओपन क्लोज, ये इंटरवल की भी जानकारी आपको लेनी जरूरी है। वैसे ये भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया बनाकर, रियल नंबर इंटरवल नोटेशन के नाम से एक वीडियो आपको मिलेगी, बहुत इजीली समझाया गया है इंटरवल क्या होते हैं, अंतराल क्या होता है, इनका यूज़ बहुत है ना मैथमेटिक्स के अंदर।
तो ये बात हुई कॉस की, कि कॉस एक फंक्शन है जो रियल नंबर से इस सेट के अंदर आपके पास जाएगा, ठीक। तीसरे नंबर पे हमारे पास में आता है टेन। थोड़ा समझ लें बेटा, उसके बाद चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। थोड़ा रफ कर लीजिए जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें टेन की, टेन इज ए फंक्शन आपके पास में कहाँ से कहाँ तक होगा, अच्छा ठीक। ये फंक्शन आपके पास में कैसे इसकी रेंज और डोमेन डिफाइन करते हैं, कैसे इसका जो है इसको परिभाषित करते हैं। हमें एक फॉर्मूला इसका पता होता था छोटी क्लास में कि जो टेन आपके पास में एक्स होता है वो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स के इक्वल होता है, राइट, आपके पास में, ठीक है। यानी कहने की बात यह है कि हमारे पास अगर कभी कोस एक्स जो है 0 होता है तो जो टेन है ना हमारे पास में टेन एक्स वो परिभाषित नहीं होगा, वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने अगर थोड़ी सी बात करूं कि हमेशा कोस कब माइनस होगा, अगर x की वैल्यू कभी भी π/2 आए, ठीक, या 3π/2 आए, ठीक, या 5π/2 आए, ठीक, इन वैल्यूज पे हमेशा ही कोस 0 होगा। या ये कह सकते हैं कि x की वैल्यूज जो है अगर हमारे पास में 2n+1 π/2, ये इसे कहते हैं विषम गुणज, ठीक है। आपके पास में आप ये n की वैल्यू, जबकि n क्या है हमारे पास में कोई भी z है, z मीन्स पूर्णांक हो सकता है, इसमें आप n की वैल्यू कुछ भी रखेंगी तो इस केस में हमेशा जो भी चीज़ एंगल निकल करके आएगा वो हमेशा कोस के रेस्पेक्ट में 0 देगा। आप लोगों ने बात पहले पढ़ी भी है, अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा इसको सोचने की ज़रूरत है, इसको अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटे ये चीज़ें आपको अगर क्लियर रहेंगी तो आपको इजीली टॉपिक समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि x = 2n+1 π/2, ठीक है, यानी कि विषम गुणज, ठीक है, नहीं ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। देखिए यहाँ पे ओड मल्टीपल ही आ रहे हैं विषम संख्याएं 1, 3, 5, ठीक। तो इन कंडीशन पे परिभाषित नहीं होता आपके पास में कौन, 10 परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वैल्यूज आएंगी तो अपॉन में 0 बनेगा, और अपॉन में 0 का मतलब ये आपको पता ही है 1/0 मीन्स अपरिभाषित या फिर नॉन डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हम इसको बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो हम लोग इसकी जो इसका डोमेन डिफाइन करते हैं तो वो डोमेन थोड़ा सा स्पेशल डिफाइन करते हैं कि ये होता है कि r-, ठीक है, r- ये वाला सेट हम लोगों को हटाना, तो इसको लिखने का तरीका देखिएगा, x सच दैट x आपके पास में कि x जो वैल्यू लेगा वो 2n+1, ठीक है, π/2, 2n+1 π/2, जहां पर जो बेटे n है वो आपके पास में कोई भी z हो सकता है, z मीन्स कोई भी पूर्णांक हो सकता है आपके पास में, ये निशान सदस्य होने का है, ठीक है, आपके पास में। तो ये जो कंडीशन है इस सेट को अगर हम माइनस कर दें तो ये आपके पास में इसका डोमेन बनता है, और रेंज जो बनती है इसकी रेंज इसकी हमेशा रियल नंबर बनती है, वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इसका जो वैल्यूज कुछ भी आप लोग वैल्यूज रखोगे, 10 आपके पास में 10x में x की कुछ भी वैल्यू आप दोगे, कुछ भी का मतलब इस सेट में से आप वैल्यू दोगे इन दोनों में से, ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट निकलेगा उसमें से, तो हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 है वो जो फंक्शन डिफाइन है बेटा वो r- x सच दैट x = 2n+1 π/2। ये ऐसा क्यों लिया मैं फिर समझाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ये 10 डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। क्यों परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि कोस बटे में आएगा, कोस इन कंडीशंस पे 0 होता है, तो अगर sin/0 मीन्स अपरिभाषित रहेगा, तो हम इसको कह सकते हैं इजीली कि इसका जो डोमेन बनेगा ये बनेगा, और रेंज इसकी बनेगी हमारे पास में r। इन चीज़ों को बेटे अच्छे से समझ लें तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है फिर एक्सरसाइज में जब आप लोग जाओगे, फिर क्वेश्चन आपके सामने कतई भी मुश्किल नहीं नजर आएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटे नेक्स्ट जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात था, थोड़ा रफ कर लूँ टेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारे पास में, नेक्स्ट किसके बारे में चर्चा करते हैं, 6 होते हैं ना। चलिए बात करते हैं कोट की इस बार, ठीक है। हमारे पास में कोट, जो कोट फंक्शन होता है, कोट त्रिकोणमितीय फलन होता है, वो आपके पास में कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको भी थोड़ा चर्चा करने का विषय है, क्योंकि कोट जो होता है बेटा वो होता है कोस अपॉन साइन, कोट x = कोस x अपॉन साइन x। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करके चलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, ये कहाँ कहाँ परिभाषित होगा, जब साइन की वैल्यू 0 नहीं होगी तब ये परिभाषित होगा, लेकिन अगर 0 हो जाएगी साइन x, जहाँ 0 हो जाएगा तो हम वहाँ पे उसको क्या कहेंगे, ये परिभाषित नहीं है। तो इसका जो है इसी हिसाब से इसका जो डोमेन है वो भी प्रभावित होगा, पूरा प्रभावित होगा। कैसे हम लोग बात करते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए
साइन जो एक्स होता है हमेशा जो 0 होता है ना, ठीक है, वो किन वैल्यूज पे होता है मैं बताऊं। साइन 0 0 होता है तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, ठीक है, आपके पास में, या पाई लेंगे, 2 पाई लेंगे, 3 पाई लेंगे, इस तरीके से। अगर हम लोग ये कहें कि पूर्णांक गुणज लें पाई के आपके पास में, ठीक है, पूर्णांक गुणज लें पाई के, यानी कि इंग्लिश में इसको कहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अगर लिया जाए तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो इसको भी इसी तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि r माइनस, ठीक है, इसके अंदर एक साइड लेंगे x इज दैट x इज इक्वल टू होगा n पाई फॉर ऑल, आपके पास में n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। और इसकी जो रेंज बनेगी बेटा, वो रेंज जो है, ठीक है, इसकी रेंज जो है वो भी रियल नंबर ही आएगी। ये सब चीज़ें किताब के अंदर हैं, थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ने की आदत बनाएं, क्योंकि जब आपने ये, ठीक है, मन बना ही लिया है कि साइंस ग्रुप में जाकर के मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है, तो बेटे थोड़ी सी तो चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी और बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास में रियल नंबर ही आएगा हमेशा, कुछ भी कोट में कोट एक्स, ये एक्स कहाँ से आएगा, एक्स इस सेट में से आएगा, रियल नंबर में से ये हटा करके जितने भी नंबर्स बचेंगे इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमेशा एक रियल नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए 4 हमने डिस्कस कर लिए, बात कर लेते हैं हमारे पास में कौन से वाला, हम बात करते हैं इस बार सेक की, है ना, सेक एक्स, 2 बचे हमारे पास में, सेक एक्स नहीं सेक, सेक की डोमेन क्या होगी, सेक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो सेक होता है, एक्स होता है 1/cos x, इसको आप कह भी सकते हैं कि cos x का ये उल्टा होता है, या फिर देसी भाषा में हम इसको बोलते हैं कि cos का ये, ठीक है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा हमारे पास में, इसकी जो रेंज और जो बनेगी आपके पास में, सॉरी, जो डोमेन और रेंज बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको भी, क्योंकि cos है, ठीक है, फिर ये डिफाइन नहीं होगा जब cos 0 होगा, और हमने बताया कि cos 0 जब वो नहीं होगा जब x की वैल्यू या तो π/2 आए, या 3π/2 आए, या 5π/2 आए, आपकी इन पे किसी भी वैल्यूज निकाल के देखिए cos की, चाहे cos π/2 की वैल्यू निकालिएगा वो 0 आएगी, cos 3π/2 की वैल्यू निकालिएगा तो वो भी 0 आएगी, ऐसी cos 5/2 की वैल्यू निकालिएगा वो भी 0 आएगी। तो हमारे पास में विषम गुणज π/2 के जो है, यानी कि आपके पास में 90 के जो हैं, इसको परिभाषित तो नहीं करेंगे आपके पास में, तो हम लोग फिर वही बात करेंगे। तो ये किसका जैसा हो गया, ये आपके पास में tan जैसा हो गया, यानी कि क्योंकि cos tan में भी हमारे पास में cos नीचे आता था, राइट, तो इसी तरीके से इसमें भी, तो हम इसको जो रियल नंबर माइनस सेट वही लिखेंगे ऊपर वाला बेटा यहाँ से, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है, π/2, राइट, और जहाँ n जो है बेटा वो क्या है, z में से आएगा। ये तो इसका बना डोमेन, ये क्या बना इसका डोमेन, ही नहीं इसका प्रांत बना कि ये एंगल x की जो वैल्यू लेगा वो यहाँ से लेगा, ये जो फलन है, और कहाँ तक जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सा विचार करने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास में जो ये cos से इसका रिलेशन रहता है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में भी आपने पढ़ी हो क्लास 10th में और 11th में, आपने देखा है कि जो सेक की वैल्यूज होती हैं वो -1 और 1, ठीक है, नहीं आपके पास के बीच की नहीं होती, -1 और 1 के बीच की नहीं होती। आपका ही चाहे, मैं भी इनके सबकी ग्राफ के बारे में चर्चा करूंगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब मैं ग्राफ में बताऊंगा कि सेक की वैल्यू, जो सेकेंड होता है हमारा, उसकी वैल्यू बेटा कभी भी -1 और 1 के बीच की नहीं होती, ये हम लोगों को क्लियर है। तो जो इसका जो रेंज बनता है वो बनता है कि r-, ठीक है, r-, ये वाला सेट हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ये वाला सेट हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जितने भी रियल नंबर बचेंगे इनको छोड़ करके वो सारी वैल्यूज सेक ले सकता है, वो सारी वैल्यूज सेक फलन की आ सकती हैं आपके पास में, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो ये इसका बना आपके पास में रेंज, ठीक है। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन इसमें बचा होगा, जो भी होगा बेटा, मैं 1 बाय 1 करके वीडियोस भले ही मैं ज़्यादा बनाऊं आपके सामने, बट कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर आपके सामने करने का प्रयास बहुत रहेगा मेरा, ताकि आप कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करें, या फिर आप चाहे 12th पढ़ रहे हों, चाहे आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में जाएं, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे कि हाँ सर जी ने कुछ चीज़ बताई थी, ठीक है, कुछ चीज़ समझाई थी, तो उसको लेकर के आप लोग हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। इस वजह से मैं थोड़ा टाइम लूँगा, और जिसको भाई जल्दबाजी है वो वीडियो ना देखें, ठीक है, और जिसको सीखना है वो हमेशा मेरे लिए सबसे प्राथमिकता मेरे लिए उसी के लिए है जो सीखने के लिए है, ठीक है।
अब लोग हम बात करें तो इसमें जो बचता है हमारे पास एक मेंबर और बचता है, इसमें लिखा है वो है कोस, ठीक, कोसेक, 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 ठीक है। कोसेक एक फंक्शन होता है जो रियल नंबर से है, लेकिन फिर वही बात कि आर जो है बेटा हमारे पास में जो कोस है, कोसेक जो है, कोसेक एक्स, वो 1/sin x को हम बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन फिर वही कंडीशन है कि ये डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा जब साइन 0 होगा। और साइन 0 किन किन पे, साइन किन किन पे, किन वैल्यूज़ पे 0 होता है, x = 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, तो इन सब वैल्यूज़ पे जो है आपके पास में x जो है कोसेक जो है परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे साइन आपके पास में 0 रहेगा। तो ये फिर वही लिख देंगे, यानी कि ये जो है आपके पास में एक कोट के जैसा बनेगा, इसका जो डोमेन बनेगा x सच दैट x = n पाई, बिल्कुल ठीक है, और n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। ये आपका इसका डोमेन बनने वाला है। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज इसकी सेम बनती है जैसे हमारे पास में सेक की रेंज बनती है। सेक की रेंज भी जो है आपके पास में कोसेक जैसी ही थी, r माइनस, क्योंकि ये भी -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ कभी भी नहीं होती। तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस बेटा किया है इनकी रेंज और डोमेन को लेकर के। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी बुक में भी है, अगर आप किताबों को ढंग से खोल के देखोगे, सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं जाओगे, तो ये पहले बहुत चीज़ें लिखी रहती हैं, इनके बारे में पढ़ा जाए, इनको समझा जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि इस किताब का टॉपिक रहेगा। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आपके पास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब हम इसका इन्वर्स पढ़ते हैं ईजिली। चलिए, जैसे ही हम बात प्रतिलोम की करते हैं, और वो भी फलन के सापेक्ष, फलन के रेस्पेक्ट में, तो ये चीज़ रहती है कि आप सबसे पहले, क्योंकि फलन अगर कोई आपके पास में फंक्शन है और इसका इन्वर्स हम लोगों को मिल रहा है, तो डेफिनेट सी बात है, ये सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या इन्वर्टेबल है, क्या ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। और इसका इन्वर्स तभी मिलेगा अगर ये व्युत्क्रमणीय रहेगा। बात मेरी समझने का प्रयास करें बेटा। और व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टेबल फंक्शन कब होता है, उसके लिए 2 कंडीशन रहती हैं कि वो 1 रहेगा और ऑन 2 रहेगा, मतलब एक ही रहेगा, आच्छादक रहेगा। अगर कोई फंक्शन आपके पास में, ठीक है, एक ही आच्छादक है, जैसे a b c 1 2 and 3, ये देखा जा रहा है कि ये इस तरीके से कोई फलन है, a की इमेज 1 है, b की इमेज 2, c की इमेज, ये सिंपल सी बात है, दिख रहा है, एक ही आच्छादक फलन है। जिन्होंने बेटा पढ़ा है फलन कितने प्रकार के होते हैं, वीडियो में मैंने बहुत अच्छे समझाया है, उसमें आपको एक ही आच्छादक वगैरह की बात सारी बताई गई थी। तो अगर कोई फंक्शन आपके पास में एक ही आच्छादक होता है, ये एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक, ठीक है, इंग्लिश में इसको 1 1 on 2 बोला जाता है, ठीक है। और इसका एक नाम और होता है बाइजेक्टिव, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव या फिर 1 1 on 2 है, तो हम उसका इन्वर्स इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि f का f इन्वर्स निकाला जा सकता है अगर ये 1 1 on 2 होगा, एक ही आच्छादक होगा। देखिए सिंपल सी बात दिख रहा है कि आपको, अगर ये इसका डोमेन है, ये कोडोमेन, इसको उल्टा भी कर सकते हो आप, क्योंकि कोई फ़र्क, जो कंडीशंस होती हैं फलन वाली, कि 2 कंडीशन होती है कि इधर की तरफ कोई एलिमेंट, डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, और डोमेन के, ठीक है, एक अवयव की 2 इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। वो जो कंसेप्ट है वो उसको फॉलो करते हैं। अब समस्या वाली बात कहाँ बनती है, क्योंकि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, हमने ये स्टडी किया है, आप लोगों ने देखा भी है कि ये 1 1 on 2 नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहोगे कैसे कर रहे हैं, देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में साइन x लेता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू बेटा आपके सामने 0 रखूं तो वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू निकालें तो भी 0, मीन्स हमारे पास में मतलब ये रहा कि 0 एंड पाई अगर 2 एलिमेंट्स हैं डोमेन के अंदर, तो ये दोनों के दोनों किस पे मैप कर रहे हैं, 0 पे मैप कर रहे हैं। इन दोनों की इमेज 0 आ रही नहीं आ रही, तो ये तो केस कभी नहीं बनता, ये तो मैनी वन फंक्शन होता है, बहु एक फलन होता है। तो साइन जो है हमारे पास में 1 1 on 2 तो नहीं है। जब 1 1 ही नहीं है तो फिर कंडीशन ही फेल हो जाएगी हमारे पास में। लेकिन फिर भी हम इनके इन्वर्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसी को आज कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है कि ये कैसे और कब
ये क्यों होता है, क्या कंडीशंस हम इसके साथ में लगाते हैं, उसको समझाने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल्स और भी पेश करूं, कोस के केस में भी बात करूं मैं आपके पास में, ठीक है, आपके सामने कोस आपका 90 0 होता है, ठीक है। एक एंगल और भी ले सकते हो आप 3π/2 भी 0 होता है, आप चाहे कंसीडर करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये भी दो वैल्यूज, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये भी फलन नहीं, ये भी 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कंसीडर किया जा रहा है कि इनका प्रतिलोम हम पढ़ेंगे, जो कि लिखा है चैप्टर में। इस चीज़ को समझने के लिए बेटा कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं इजीली, इनके ग्राफ पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इनको 1 1 on 2 बनाते हैं, इनको एक एक अच्छा तक बनाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा साइन, ठीक है। साइन का प्रतिलोम मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जो साइन फंक्शन होता है थोड़ा डिफाइन कर लें, यहीं से समझ में आएगा थोड़ा सा। अभी रेंज डोमेन बताई थी मैंने, वो रियल नंबर से आपके पास में क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होता है, ये फंक्शन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें, थोड़ा सा आप लोग ग्राफ जो है तो चर्चा अगर हम लोग इसकी कर लें, ये 0 रहेगा। आपको पता है एक्स एक्सिस में हमेशा ये वाली एंगल्स आएंगे, साइन एक्स, ये जो एंगल यहाँ पे क्या आता है, कोण ही तो आता है। तो हम लोग ग्राफ बनाने के लिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ सपोज π/2 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में पाई आ जाएगा, ठीक है। आपके पास में यहाँ कितना आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास में 2π आ जाएगा। इसी तरीके से ये वैल्यूज़ देगा, ठीक है। इधर की तरफ अगर पीछे आएंगे तो -π/2, ठीक, फिर माइनस का पाई, इधर भी ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब ग्राफ की अगर इसकी बात करें, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें अगर ग्राफ बनाने का, कि वैसे छोटी क्लास में आपने सीखा है 11वीं में ग्राफ इसका, साइन एक्स, अगर साइन 0 देंगे हम एंगल तो 0 वैल्यूज आएगी, इसका मतलब 0 पे वो 0 ही रहेगा। और लेकिन और हाँ, थोड़ी सी वैल्यूज़ हमने कहा कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं रेंज जो बनती -1 और 1, तो यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे तो आपके पास 1 हो गया, नीचे की तरफ ये -1 हो गया, ठीक है। और ज़्यादा वैल्यूज़ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइन जो है इसी के बीच में आता है। ये वाई एक्सिस बनेगा आपके पास में और ये बेटा एक्स एक्सिस बनेगा। ये ग्राफ थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को पता है कि साइन 0, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी बात की थी वैसे साइन 0 होता है, इट मीन्स 0 पे उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर हम साइन π/2 की वैल्यू निकालें, 90 की वैल्यू निकालें, तो हमें 1 मिल जाता है ना, ठीक है। तो इट मीन्स π/2 की वैल्यू मिलेगी 1 यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, बाद में मिलाते हैं ग्राफ को, ठीक है। फिर साइन पाई पे अगर हम जाएँ, उन्हीं वैल्यूज़ को रख रहे हैं जो ग्राफ हमने डिस्कस किया है, पाई फिर 0 हो जाता है। तो यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके चलता है और बेटे वो यहाँ पे ऐसे, ठीक, आपके पास में, ठीक है। अगर हम बात करें फिर दोबारा से इस चीज़ को, अगर इस पे वैल्यूज़ कितनी बनेगी, इस पे वैल्यू हमेशा -1 बनेगी, किस पे, कि साइन 3π/2 मीन्स आपके पास में साइन पाई प्लस π/2, ठीक है, आपके पास में। और साइन पाई प्लस π/2 का मतलब हो गया तीसरे चतुर्थांश की हम लोग बात कर रहे हैं, तो तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो माइनस साइन π/2, और π/2 की वैल्यू -1 होती है, बिल्कुल सही बात है। तो वैल्यू हमें यहाँ पे ये मिलेगी। तो ये ग्राफ इस तरीके से निकल जाएगा ऐसा, ठीक है। 2π पे आकर के फिर ये 0 बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 2π यहाँ दिखा दें, है ना, ऐसे। तो ये ग्राफ इस तरीके, तो इधर की तरफ ऐसे चलेगा। फिर इधर अगर हम बात करें -π/2 पे -1 हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यूज आएंगी ऐसे, पाई पे फिर 0 हो जाएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। ये ग्राफ जो बनाया है आपके सामने, ये साइन का आपके सामने ग्राफ है, ठीक है। अब अगर ओवरऑल इस ग्राफ की हम लोग बात करें, इस साइन के पूरे की बात करें, तो ये किसी भी कीमत पे 1 1 on 2 नहीं है, ठीक है। अगर हम पूरे ग्राफ के बारे में चर्चा करें तो किसी भी कीमत पे बेटा 1 1 on 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए साइन x इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा ना। x की अगर दो अलग अलग वैल्यूज रखी जाएं, सॉरी, अगर साइन की दो आपके पास में अलग अलग वैल्यूज रखी जाएं तो हमें एक ही वैल्यू मिलती है। कैसे? जैसे हम लोग बात करें साइन पाई पे भी ये 0 है, साइन 2 पाई पे भी ये 0 है, ठीक है। या चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर देखिएगा इसको थोड़ा सा अगर इधर लेके जाएं, ये इसको थोड़ा सा आगे तक लेके जाएं ऐसे करके, वो ऊपर नहीं जाएगा भाई, ये ऐसे निकल जाएगा, है ना, ठीक है।
हम ये देख रहे हैं कि -1 जो सॉरी जो 1 वैल्यू है ना 1 जो वैल्यू है बेटे वो यहाँ पे भी है 1 है वैल्यू, π/2 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है ये। आगे जा करके यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे आकर के 2 पाई प्लस π/2 अगर करें तो 5 π/2 ये बनेगा। 5 π/2 पे भी ये आपके पास में वैल्यू 1 देगा। इट मीन्स हमारे पास में दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, x की दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये y की से केवल एक ही वैल्यू दे रखा है। तो 1 ये तो बात मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये 1 1 1 2 नहीं है इस ग्राफ से। लेकिन अगर इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में देखें थोड़ा सा, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों हम देखें इसको थोड़ा सा किस तरीके से कि अगर बेटा मैं बात करूं कि ये जैसे मैं थोड़ा सा लाइन इस π/2 पे मैं लाइन बना दे रहा हूं यहाँ से, ये ऐसे, ठीक है, फिर ये एक लाइन ऐसे बना दे रहा हूं मैं यहाँ से। अगर इस हिस्से की बात करें, इस पर मेरा मार्क चल रहा है, ये चौक चल रहा है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। अगर मैं इस हिस्से की आपके सामने बात करूं, इस वाले हिस्से की बेटा, ठीक है, तो इसमें क्या है यार, इसमें खास बात क्या है इसमें, क्योंकि देखिए इसमें x की कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, आप कहीं भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ से देखा ये, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू अलग से मिलेगी y की यहाँ पे। अगर यहाँ के हिसाब से देखें, यहाँ पे देखा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग वैल्यू मिलेगा। तो कहने की बात ये कि x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको अलग अलग वैल्यूज़ ही मिल रही हैं। यानी कि अगर हम कहने की बात ये x1 = f(x2) लेकर के चलते हैं, दो समान वैल्यू लेके चलते हैं, तो ये प्रोसीड करता है x1 = x2। देख लीजिए सोच करके। तो यानी कि इस हिस्से में ये 1 1 1 2 रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। इस हिस्से में क्या रहेगा, 1 1 1 2 रहेगा। इसका मतलब हम इस हिस्से की अगर कभी बात करें, इस साइन वाले फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, प्रतिबंधित कर दें कि आप सिर्फ इसके अंदर की बात करें, तो ये 1 1 1 2 बन जाएगा आपके पास में। और अगर 1 1 1 2 बन जाएगा तो हाँ हम इस हिस्से में इसका इन्वर्स पढ़ सकते हैं, हम इस हिस्से में इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकते हैं। जब ये 1 1 1 2 है तो इस हिस्से में, यानी कि कहाँ से कहाँ तक का है ये है -π/2 से π/2 तक। इस हिस्से के अंदर हम इसका 1 1 1 2 पढ़ सकते हैं, यानी कि इसका इन्वर्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चीज़ आई है निकल करके माइनस, ये जो रेंज बनी है, ये जो बना है हिस्सा ये वाला, ये इनके बीच का, इसी को कहते हैं मुख्य शाखा। हिंदी में कहते हैं मुख्य शाखा। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा यही होती है। मेन जो आपके पास है प्रिंसिपल रेंज, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, प्रिंसिपल रेंज इसको कहा जाता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक, चल अब चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। अब जब हम इसके बीच में इन्वर्स पढ़, अभी तो एक मिनट थोड़ी सी और बात अगर हम डिस्कस करें, आप लोग कह रहे होंगे सर आपने यही हिस्सा क्यों लिया इसका, ठीक है, यही हिस्सा क्यों लिया आपने इसका एक हिस्सा और भी तो बन सकता है। अगर हम बात करें, ये देखिए π/2 से इस वाले की बात करें, देखिए जरा यहाँ से इस वाले हिस्से की बात करें, π/2 से 3π/2 से कहाँ तक 3π/2 तक अगर हम लोग बात करें तो क्या बनेगा, ठीक है, तो भी तो ये 1 1 1 2 ही है, इस हिस्से में भी तो ये 1 1 1 2 ही है, देखिएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी 1 1 1 2 वाला शो हो रहा है। लेकिन हम इसी को मुख्य शाखा क्यों कह रहे हैं, π/2। तो ऐसे हिस्से इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, इधर की तरफ भी हो सकते हैं, नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। इसी को हम लोग, क्या आप दिमाग में चल रहा होगा कि इसी को प्रिंसिपल रेंज क्यों कहा गया, या फिर मुख्य शाखा इसी को क्यों कहा गया। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं चलिए, क्योंकि देखो अब आपने पढ़ा है MKS सिस्टम, लंबाई को मीटर में नापते हैं, डेफिनेट सी बात, सभी आप इंटरनेशनल सिस्टम है कि आप मीटर में नापते हैं। लेकिन कुछ जगह लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी नापते हैं, फीट में भी नापते हैं, यार्ड में भी नापते हैं, इंच में भी नापते हैं, ठीक है, अलग अलग पद्धतियां हैं। लेकिन सब लोगों ने मिलकर एक इंटरनेशनल पद्धति बनाई, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, जिसको MKS कहा जाता था। और कहा गया कि आप जो है लंबाई का जो यूनिट है उसको हम मीटर लेंगे। जब कभी इन्वर्स वाला यानी कि प्रतिलोम का जो कॉन्सेप्ट है डेवलप हुआ होगा कभी भी आपके सामने, तभी से ये मान लिया गया था कि हम लोग इसी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, इसी को यही वर्ल्ड वाइड यही पढ़ा जाएगा
इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच वाला ही स्टैंडर्ड है, इसी को हम आपके सामने मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी वजह से हमने इसको कहा है कि ये जो हिस्सा है इसी को हमने इसको प्रिंसिपल शाखा कहा गया है। तो इसी बीच में हम इसका अगर इन्वर्स पढ़ेंगे तो किस तरीके से इसकी रेंज बनेगी, किस तरीके से इसका डोमेन बनेगा, फाइनली उस पर निकल कर आते हैं जो हमारा टॉपिक है कि साइन अगर हमारे पास में, ठीक है नहीं, साइन आपके पास में -π/2 क्लोज इंटरवल में क्या लिखेंगे इसको, 1 ऑन्टो है, 1 ऑन्टो है, या फिर इसको हिंदी में लिख सकते हैं एकाकी आच्छादक है। क्या है, एकाकी आपके पास में आच्छादक है। तब हमें साइन का प्रतिलोम प्राप्त होगा या होता है। हमने इसको इसमें जब डिफाइन कर लिया तो हमें साइन का प्रतिलोम प्राप्त होगा। और किस तरीके से प्राप्त होगा मैं यहाँ पे इसको लिख करके दिखाता हूँ, उस साइन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि साइन इनवर्स, ठीक है। अब बताइए जरा इसकी जो रेंज बनेगी वो कितनी बनेगी, सॉरी इसका जो डोमेन बनेगा, सिंपल सी बात था, ये था भाई, बिल्कुल ठीक बात है, ये था। रेंज तो जो उसकी थी वो तो यही बनेगी, -1 से 1 तक, क्योंकि ये इसी के बीच में है। देखिएगा यहाँ पे 1 से -1 के बीच में आपके पास में, थोड़ा चौक चेंज कर लें, ठीक है। लेकिन इसका जो डोमेन बनेगा वो तो यही बनेगा प्रांत, लेकिन इसका जो आपके सामने रेंज बनेगी वो बनेगी, मैंने बताया है π/2 से आपके पास में सॉरी -π/2 से π/2 में क्लोज इंटरवल के अंदर ये हमारे पास की रेंज बनेगी। और इसी को हम कहते हैं मुख्य शाखा, जो कि हिंदी किताबों में मुख्य शाखा लिखा है, ठीक है नहीं आपके पास में, और इंग्लिश में इसको आपके पास में प्रिंसिपल रेंज कहते हैं। प्रिंसिपल रेंज ये आपके इसकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल रेंज, जिसके बारे में हम एक्सरसाइज के अंदर भरपूर मात्रा में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेटे ये बात थी पूरी की पूरी साइन इनवर्स को लेकर के। साइन इनवर्स कहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की हम लोग बात कर रहे हैं, तब ये काम बन पा रहा है। मैं समझता है मुझे ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ईजिली समझ में आई होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी अगर आप लोगों ने ढंग से सोचा होगा तो। अभी एक चीज़ और बात करते हैं, बाकी की कल बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम आज चर्चा कर लेते हैं कोस के बारे में, ठीक है। चलिए, कोस एक फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, जिसका जो रियल नंबर से रेंज, इसका ये भी पढ़ा है हमने, -1 से 1 के अंदर ही क्लोज इंटरवल ये होता है। तो इसको भी हम अगर बात करें, जैसे कि अभी चर्चा की थी कि ये भी कभी भी 1/(1/2) नहीं रहेगा, जिस तरीके से मैंने साइन के बारे में बात की। ये अगर इसको ओवरऑल हम बात करें कि कोस को, कि ये कभी भी 1/(1/2) फंक्शन नहीं रहेगा। अगर 1/(1/2) नहीं रहेगा तो हम इसका प्रतिलोम कैसे पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करी जाएगी। अब इसको भी हम थोड़ा ग्राफ से बात करते हैं। ग्राफ इसका बना लेते हैं इजीली। ग्राफ को थोड़ा समझ लेना बेटा ज़रूरी है। ये एक्स एक्सिस आपके पास में, ये वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है, ये ओरिजिन बनेगा। कोस का ग्राफ कैसा होता है याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, चलो हम बना लेते हैं, सोच के बना लेते हैं। सब चीज़ें रटाई थोड़ा ही होती हैं, समझ के हम लोगों को करना होता है। तो थोड़ा लिख लीजिए ज़रा पहले, ये π/2 यहाँ पे, ये पाई, ये आपके पास में कितना 3π/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2π, थोड़ा सा इस तरीके से आप ले लीजिए, ठीक है। इधर की तरफ भी आप इस तरीके से ले सकते हैं, -π/2 -π, ठीक है, -3π/2 आपके पास में, राइट। और ये ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे सपोज कर लीजिए 1 है, और ये नीचे की तरफ -1 है। हम इसको -1 और 1 के बीच में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि कोस की जो वैल्यूज़ आती हैं बेटा वो -1 और 1 के बीच की ही आती हैं, और या -1 या 1 आती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं cos 0 क्या रहता है हमारे पास में। सबसे पहले छोटी छोटी बातों से हम ग्राफ बनाते हैं, हम लोगों को याद नहीं है लेकिन हम बनाते हैं। cos 0 होता है 1, इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू cos 0 की बनेगी वो ये बनेगी, बनाते हैं, 2 मिनट की बात है। अगर cos π/2 की वैल्यू निकालता हूँ बेटे तो वो आएगी 0, है ना, 90, तो यानी कि वो आएगा यहाँ पे, तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। और cos पाई कितना रहता है आपके पास में, cos पाई रहता है -1, तो इसको नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे। अगर यहाँ पे -1 मीन्स ए यहाँ पे आएगा, तो ये को ऐसे जाएगा फिर,
फिर cos 3π/2, cos 3π/2 पे वैल्यू रहती है 0। आप निकाल के देख सकते हैं बेटा, छोटी छोटी बातें ऐसा। तो ये ऐसे ही आपके पास में निकलता जाएगा। सेम कंडीशन इधर की तरफ बनेगी, ठीक है। cos π/2 पे वैल्यू आपके पास में 0 बन जाएगी, माइनस वाले पे। नीचे आएंगे तो -π पे माइनस का 1 बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे फिर ये 0 बन जाएगी। तो ये ऐसे ग्राफ आपके सामने निकलता चला जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना, लेकिन मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बात इसकी अगर हम करें कि किस हिस्से में 1/1/2 बनेगा, क्योंकि अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि हम अगर बात करें -π/2 से, या साइन की बात की थी, π/2 के बीच में अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा, ये ठीक, ये कभी भी 1/1/2 नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे वैल्यू 0 है, -π/2 पे वैल्यू 0 है। इट मीन्स x की दो वैल्यूज़ के लिए, x इज इक्वल टू -π/2 के लिए ये वैल्यू देता है 0, 1/1 नहीं बनेगा, मैनी 1 बनेगा। तो ये हिस्सा तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ नहीं देगा, ये हिस्सा तो हमारे काम का नहीं, क्योंकि इस हिस्से में हम लोगों को 1/1/2 फंक्शन नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट, लेकिन अगर हम इस 0 से स्टार्ट करके, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पे ख़त्म करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि 0 से पाई, यही तो है। 0 से अगर पाई की हम लोग बात करें, इस रेंज की बात करें, इस वाले हिस्से में अगर ध्यान से देखेगा 1/1/2 है, बिल्कुल है, क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम लोगों को सेम वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो ये अगर किसी ने 1/1/2 का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा, एक एक ही आच्छादक बाइजेक्टिव होने का कॉन्सेप्ट अच्छे समझा होगा, तो उसको क्लियर दिख रहा होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है तो बेटे सबसे बढ़िया सलाह मेरी ये है कि सबसे पहले 1/1/2 वगैरह फंक्शंस को क्लियर कीजिए। वीडियोस डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है, और प्ले लिस्ट में स्पेशल फोल्डर बना के डाल रखा है संबंध और फलन के नाम से, क्लास 12th का, उसमें सारी भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यानी कि इसकी हिस्सा जो बना हमारे पास में, वो क्या बना, जो हिस्सा आपके पास में बना वो 0 से पाई के बीच में बना। तो अगर यहाँ से आप लैंग्वेज लिखें थोड़ा सा सोच करके इसके बारे में, तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए मैं बात करता हूँ, देखिए, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा चूंकि कोस, ठीक है, आपके पास में 0 से पाई, 0 से पाई में एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक है, बिल्कुल ठीक बात है, एक ही आच्छादक है आपके पास में, ठीक है। तब कोस इनवर्स प्राप्त होगा, या ये लिख सकते हैं यहाँ पर कोस इनवर्स प्राप्त होगा, हम लोगों को कोस इनवर्स प्राप्त होगा क्योंकि ये 1/1/2 है। और फिर हम बात करेंगे कोस इनवर्स की, हम लोग बात करें तो इसका जो डोमेन बनेगा वो क्या, -1 से 1 तो ये वैल्यू लेगा ही लेगा आपके पास में, लेकिन कहाँ तक जाएगा, 0 to पाई, और इसी को बेटा बोला जाता है इसकी मुख्य शाखा या फिर प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोस और साइन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे पास में 4 चीज़ें और बचती हैं, tan, ठीक है, आपके पास में tan, कोट, सेक और कोसेक। इन सभी के बारे में भी मैं 1 by 1 करके वीडियोस के माध्यम से आपसे जुड़ूंगा और इनके बारे में सबके बारे में चर्चा करूंगा। तो लेकिन बेसिक को समझते हुए एक्सरसाइज में जब घुसेंगे, एक्सरसाइज में फिर भी कह चुका हूँ कि 2 वीडियो से ज़्यादा का काम नहीं था उसके अंदर, वो फटाफट आप लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताता, रेंज ओमेन बताता, तुम फटाफट कर लेते। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कहीं ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता तो आप लोगों की हालत होती ख़राब। लेकिन उसी हालत को सुधारने के लिए बेटे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि इन्वर्स कभी भी ज़िंदगी में आपके सामने दिखाई दे तो आपके दिमाग में चीज़ें चलने लगे कि नहीं यार ये हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो आज बेटा हम यहीं तक इसको रखा जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग tan, कोट, सेक और कोसेक के इन्वर्स के बारे में बात करेंगे विद ग्राफ, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, जितना पढ़ाया है उसको स्टडी कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर दो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि और लोगों को भी पता चले मेरे बारे में, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटे, धन्यवाद।